है मोहित और मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। ये जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ कुछ साल पहले हुई थी। उन दिनों में बीपीओ में जॉब किया करता था और ऑफिस में मेरे कुछ दोस्त हुआ करते थे। उनमें से सुनील, अभिषेक, कुणाल मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। ऑफिस में इतना काम हुआ करता था कि चाहकर भी हम चारों कहीं घूमने नहीं जा पाते थे। ऐसे ही एक दिन शाम को ऑफिस के बाद हम शॉपिंग और मूवी का प्लान बनाने के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो अभिषेक ने बताया कि हाल ही में कोई एक अमेरिकन हॉरर मूवी रिलीज हुई है और पास ही के एक थिएटर में लगी है। ये सुनकर हम बहुत एक्साइट हो गए। अगले दिन शनिवार था और किस्मत अच्छी थी कि उस दिन ऑफिस को छुट्टी थी, तो हमने अगले ही दिन शॉपिंग का और मूवी का प्लान बना लिया। हमने टिकट बुक करने के लिए जब इंटरनेट पर देखा तो उस सिनेमा हॉल में मूवी का एक शो था जो रात को 12:30 से 3:30 के बीच था। हालांकि ऐसा बहुत कम बार होता है, पर हमने सोचा कि शायद हॉरर मूवी है इसलिए कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे। नॉर्मली ऐसा तब होता है जब या तो कोई बड़ा त्योहार हो या कोई बहुत ही बड़ी मूवी लगी हो, पर जो मूवी हम देखने जा रहे थे वो तो एक आम सी हॉरर मूवी थी। खैर, मैंने कहा कि चलो आधी रात का शो है तो टिकट बुक करते हैं, बहुत मजा आएगा। पहले तो कोई राजी नहीं हुआ, पर ऐसा मौका शायद ही फिर कभी आता, तो जैसे तैसे मैंने उन्हें मना लिया। और ऊपर से अगले दिन संडे था तो सुबह ऑफिस जाने की दिक्कत भी नहीं थी, तो आखिरकार सब मान गए। अगले दिन रात के 12 बजे मैं अपनी बाइक लेकर सिनेमा हॉल के पास पहुंचा। मेरे दोस्त मुझसे पहले ही वहां आ चुके थे। फिर हमने पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली और मूवी थिएटर के अंदर जाकर बैठ गए। जितना हम मूवी देखने के लिए एक्साइटेड थे उतना ही थोड़े डरे हुए भी थे। अब आधी रात की मूवी और वो भी हॉरर, तो मूवी देखने बहुत कम लोग आए थे और हॉल भी बहुत ज्यादा शांत था। यहाँ तक कि मूवी देखते वक्त डर के चिल्लाने की भी हिम्मत नहीं थी। हमने डर डर कर मूवी देखी। बीच बीच में कई हॉरर सीन पर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। अब मूवी खत्म होने में शायद बस 30 मिनट बाकी थे। अचानक मेरे दोस्त कुणाल का फोन बहुत जोरों से बजने लगा। इतनी शांति में अचानक फोन बजने से मेरी हवा तो वही टाइट हो गई थी। फोन उसकी छोटी बहन ने किया था। तब उसकी छोटी बहन और कुणाल दोनों गुड़गांव में अकेले फ्लैट में रहते थे और उनके मम्मी पापा गांव में रहते थे। उसकी बहन ने कहा कि उसे अकेले बहुत डर लग रहा है, घर में कुछ बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है, तुम जल्दी घर आ जाओ। ये सुनकर कुणाल भी डर गया और कहा, और तुम चिंता मत करो, मैं अभी के अभी घर आ रहा हूँ। जब उसने फोन रखा तो वो बहुत शॉक में था। हमारे पूछने पर उसने हमें घर वाली बात बताई और कहा कि वैसे तो मेरी बहन बहुत बहादुर है, उसे अकेले कभी डर नहीं लगता। वो तो जब गांव में रहती थी तब भी आधी आधी रात को खेतों में जाकर जंगली जानवरों को भगाती थी, और अगर अभी उसे डर लग रहा है तो जरूर कोई बात होगी। ये सुनकर हमने भी सोचा कि अब अगर कुणाल ही नहीं होगा तो मूवी देखने का क्या फायदा, और हमने कहा कि हम भी अपने अपने घर चले जाते हैं। पर उसने मना कर दिया और कहा कि मूवी वैसे भी आधे घंटे में खत्म होने वाली है, तो एंड देखकर ही घर चले जाना। और फिर उसने अपनी जैकेट उठाई और घर चला गया। आधे घंटे बाद मूवी खत्म हो गई। मूवी देख हम तीनों भी बहुत डर गए थे। हम जब अपना सामान उठा रहे थे तो मैंने नोटिस किया कि जिस सीट पर कुणाल बैठा था उसकी अगली ही सीट पर उसका फोन रह गया था। मैंने दोस्तों से कहा, अरे कुणाल तो जल्दी जल्दी में अपना फोन यही भूल गया है और वो घर पहुंच जाएगा तो फिर परेशान होगा। तो हमने सोचा कि उसके घर पर फोन करके बता देते हैं। मैंने अपने फोन से उसके घर पर फोन मिलाया तो उसकी बहन ने फोन उठाया। मैंने पूछा कि कुणाल को जरा फोन देना, उसका फोन यहाँ रह गया है। तो कुणाल की बहन ने कहा, ये क्या कह रहे हो, कुणाल तो आपके साथ है ना? मैंने कहा, नहीं, वो तो आधे घंटे पहले ही निकल गया था, तुमने ही तो फोन किया था ना जल्दी घर आने को। उसकी बहन मेरी बात सुनकर चौंक गई। मेरे फोन आने पर मैंने तो कोई फोन नहीं किया। क्या? उसकी ये बात सुनते ही मेरी सांस वही अटक गई। मेरे दोस्त भी पूछने लगे कि क्या हुआ, तो फिर मैंने कुणाल की बहन परेशान न हो इसलिए झूठ कहा। अच्छा, सॉरी, शायद मैं भूल गया, वो बाहर मॉल में गया होगा, हमें आने में थोड़ा टाइम लगेगा। और ये कहकर मैंने फोन काट दिया। मैंने अभिषेक और सुनील को बताया तो वो भी मेरी बात सुनकर घबरा गए। एक तो वैसे ही हमने अभी अभी एक हॉरर मूवी देखी है और अब ऊपर से ये। सुनील को लगा कि शायद वो दोनों भाई बहन हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, पर जब मैंने उसकी बहन से बात की थी तो उसकी आवाज से साफ साफ लग रहा था कि वो अभी अभी नींद से जागी है। अभिषेक ने कहा, अच्छा एक काम करो, फोन चालू करके तो देखो उसकी बहन ने कॉल किया था भी या नहीं। पर जब मैंने फोन देखा तो फोन में पासवर्ड लगा हुआ था। अब उसके घर जाना हो तो यहाँ से उसके घर तक का सफर सिर्फ 10 से 15 मिनट का था। हम जल्दी जल्दी सिनेमा हॉल से निकलकर मॉल में उसे ढूंढने लगे और खूब देखा, वॉशरूम में भी देखा पर वो कहीं नहीं मिला। बाहर जाकर वॉचमैन से पूछा
तो उसने कहा, साहब एक लड़का अभी कुछ आधे घंटे पहले यहाँ से निकला जरूर था, पर वो कौन था पता नहीं। ये सुनकर हम और भी डर गए। मतलब कुणाल यहाँ से गया जरूर है, पर वो अभी तक घर पहुंचा नहीं है। फिर हम तीनों ने अपनी अपनी बाइक निकाली और उसके घर की ओर निकल पड़े। उस रास्ते में हर मुमकिन जगह पर उसे खोजते हुए हम जा रहे थे कि शायद वो कहीं रुक गया हो। रास्ते भर में लाइट तो थी, पर फिर भी रास्ते इतने डरावने लग रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकता कि हमारी क्या हालत हुई थी। बहुत ही ज्यादा सन्नाटा था। खूब ढूंढने के बाद भी वो कहीं नहीं मिला। हमने उसके घर जाने से पहले फिर से एक बार फोन करने के बारे में सोचा, शायद अब वो घर पहुंच गया हो। फोन किया तो इस बार भी उसकी बहन ने ही फोन उठाया। मैंने पूछा, अरे कुणाल आ गया है क्या? तो उसकी बहन ने कहा, नहीं। तो मैंने डरते हुए कहा, अच्छा ठीक है, वो कुछ देर पहले ही यहाँ से निकला है, 10-15 मिनट में आ जाएगा। और हाँ, उसके फोन में चार्जिंग भी नहीं है, तो तुम चिंता मत करना। हाँ। और ये कहकर मैंने फिर से फोन रख दिया। अब हम तीनों यही प्रार्थना कर रहे थे कि कुणाल बस सही सलामत अपने घर पहुंच जाए। पर अब डर इस बात का था कि आखिरकार वो फोन किया किसने था। ये बात सोचकर ही हमारे रोंगटे खड़े हो रहे थे। अब 15-20 मिनट भी बीत चुके थे और उसको मॉल से गए हुए भी 1 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका था, पर अब भी उसका कहीं नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। सुनील ने कहा कि इससे पहले कि देर हो, हमें उसकी बहन को जाकर सब कुछ बता देना चाहिए। हम भी राजी हो गए, पर समझ नहीं आ रहा था कि घर जाकर उसकी बहन को कहते क्या कि तुमने उसे फोन किया था और वो 1 घंटे पहले ही घर के लिए निकल गया था। खैर, उसे सच्चाई बतानी तो थी। हमें शक हो रहा था कि उसके साथ जरूर कुछ हुआ होगा, वरना अब तक उसने अपने फोन पर हमें कॉल किया होता। फिर हम तीनों उसके घर पहुंचे और उसकी बहन को कुणाल के मूवी के बीच में जाने के बारे में सब बता दिया। पहले तो उसको लगा कि हम उसे डराने के लिए कोई प्रैंक कर रहे हैं, पर कुछ ही देर में हमारे चेहरे देख उसे समझ आ गया कि हम लोग मजाक नहीं कर रहे थे, और फिर वो बहुत ही घबरा गई। उसने कहा कि हमें पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, पर पुलिस वाले बिना पुख्ता सबूत के 24 घंटे से पहले गुम हुए लोगों पर कोई एक्शन नहीं लेते। अब क्या करे, इस बात को सोचते सोचते सुबह के करीब 5 बज गए थे। उसकी बहन का तो रो रो कर बहुत बुरा हाल हो चुका था। उसकी बहन अपने पापा को फोन करने ही वाली थी कि तभी फ्लैट का पीछे का दरवाजा खुला और फिर जो हम सबने देखा वो देख हमारे होश उड़ गए। उस दरवाजे में कुणाल खड़ा था। कुणाल को देख पहले तो उसकी बहन कुणाल ऐसा कहकर जोर से चिल्लाई और वो दौड़कर उसकी तरफ जाने ही वाली थी कि मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लिया, क्योंकि कुणाल का उसका चेहरा पूरा सफेद हो रखा था। उसके सर से खून बह रहा था। ये देखकर कुछ देर तक सब चुप हो गए। मेरा तो दिल धड़कना ही बंद हो गया था। वो धीरे धीरे घर के अंदर आने लगा। उसके सर से खून नीचे जमीन पर टपक रहा था। हम सब उसका वो भयानक चेहरा देखकर वहीं जम गए थे। उस दरवाजे के पास की साइड में एक कांच का छोटा सा टेबल रखा हुआ था। वो आगे बढ़ते बढ़ते लंगड़ा कर एकदम से धड़ाम से टेबल पर गिर गया। उसके नीचे गिरते ही हमारे होश वापस आए और फिर हमने डरते हुए ही उसको किसी तरह उठाकर सोफे पर रख दिया। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। उसकी बहन रोए चली जा रही थी। तब अभिषेक ने कहा कि जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो, पर यह सुनते ही कुणाल बहुत घबरा गया और अपना सर हिलाकर मना करने लगा। उसकी बहन ने जल्दी से फर्स्ट एड की किट लाई और कुणाल के सर के जख्मों को साफ कर उस पर मरहम पट्टी लगा दी। फिर मैंने उसे पानी का गिलास दिया। फिर हमने भी एम्बुलेंस नहीं बुलाई, क्योंकि उसकी शक्ल से साफ साफ नजर आ रहा था कि ये कोई आम केस नहीं है। सुनील ने एक कपड़ा लिया और घर में जो भी खून की बूंदें थी उन्हें साफ करने लगा। कुछ देर बाद कुणाल ठीक से होश में आया। अब उसकी हालत कुछ बोलने लायक हुई थी और उसके बाद उसने हमें जो बताया वो सुनकर हमारे भी चेहरे सफेद पड़ गए। उसने बताया कि वो मॉल के पार्किंग से बाइक निकालकर जल्दी जल्दी घर आने के लिए मॉल से निकल गया था, पर कुछ देर बाद बाइक चलाते हुए अचानक ही उसका सर बहुत भारी लगने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे सिर के ऊपर मानो कोई इंसान बैठा हो, इसलिए वो रास्ते पर ठीक से ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था और बस उसी हालत में वो अपने घर की ओर बाइक चलाई जा रहा था। बहुत देर तक बाइक चलाने के बाद भी वो अपने घर के नजदीक नहीं पहुंच पा रहा था। वो जितना भी आगे जाता घूम फिर कर फिर से एक ही जगह पर आ जाता। उसने कहा कि मुझे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, पर यह पता था कि मैं अपने घर के रास्ते पर ही था। पर हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमने उससे कहा कि
हम लोग भी तुम्हें आधे घंटे के बाद उन्हीं सड़कों पर ढूंढ रहे थे, पर हमें तो तुम कहीं नहीं दिखाई दे। तो फिर उसने बताया, मुझे पता नहीं मुझे उस वक्त क्या हुआ था। उस वक्त मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आखिरकार मैंने अपनी बाइक फुल रेस से दौड़ाई, सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। पर कुछ ही सेकंड्स में मेरे सामने सब अंधेरा सा हो गया और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं जैसे कोई पहाड़ की चोटी से नीचे गिर रहा हूँ। जैसे ही मैं जोरों से जमीन पर गिरा, उसी वक्त मुझे जोर का झटका सा लगा और मैंने आंखें खोली तो देखा कि एक तरफ तो मैं नीचे गिरा हुआ था और दूसरी तरफ मैं अपनी बाइक भी चला रहा था। मैंने किसी तरह फिर जल्दी से गाड़ी घुमाने की कोशिश की, पर स्पीड इतनी तेज थी कि मैं और मेरी बाइक स्लिप होते हुए मंडी बाजार के पीछे छोटी खाई में गिर गए और मेरा सर वहीं किसी चीज से टकराया और मैं बेहोश हो गया। कुछ देर बाद मेरी आंख खुली तो खुली की खुली रह गई। वहां मेरे सामने इतने बड़े बड़े पेड़ों के बीच एक आदमी खड़ा था, पर ध्यान से देखने पर समझ आया कि वो कोई इंसान नहीं था। उसका सर किसी जानवर जैसा था और शरीर इंसान का, और उसका आकार भी धीरे धीरे बढ़ते ही चला जा रहा था। कुछ ही सेकंड्स में वो देखते ही देखते एक पेड़ से भी बड़ा हो गया। मुझे समझ में आ गया, ये तो छलावा है। तभी मुझे मेरे बचपन के किस्से याद आए। एक बार जब मेरी नानी ने मुझे बताया था कि छलावा में कोई भी चीज इंसानों को कभी खुद नहीं मार सकती, वो तुम्हें अपने भ्रम के जाल में फंसा देते हैं। अगर तुमने कभी भी छलावा देखा तो मतलब किसी बुरी शक्तिशाली आत्मा ने तुम्हें अपने माया जाल में फंसा दिया है। और अगर छलावा कोई बड़े पेड़ से भी बड़ा हो जाए तो मतलब आप किसी बहुत बड़ी शक्तिशाली आत्मा के माया जाल में फंस गए हो। और इससे बचने का एक ही तरीका होता है, तुम्हें किसी तरह उस छलावे के आर पार जाना होता है। मेरा सर खून से लताम था, पर मुझे पता था कि अगर मैं अभी नहीं उठा तो मैं कभी नहीं उठ पाऊंगा। मैं हिम्मत कर उठा और उसके पास जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाने लगा। वो बादलों के जितना बड़ा हो चुका था। मुझे मेरे कानों में एक बेहद ही खौफनाक लड़की की चीख सुनाई दे रही थी। मैं भागता चीखता उस छलावा के अंदर घुस गया और जैसे ही मैं उसके अंदर गया वैसे ही मुझे महसूस हुआ कि मैं फिर से एक ऊंची जगह से नीचे गिर रहा हूँ और गिरते गिरते ही मेरी आंख उस खाई में ही खुल गई। पर अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। मेरी बाइक को बहुत ज्यादा चोट नहीं पहुंची थी, इसलिए मैंने जल्दी से बाइक उठाई और पीछे देखने की कोशिश की, पर तब मुझे न कोई जानवर दिखाई दिया और न ही कोई सड़क पर खून। कुणाल की ये बात सुनकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था, पर सब कुछ मेरी आंखों के सामने था। तभी मुझे याद आया कि उसका फोन मेरे पास है। मैंने उसे फोन दिया और पासवर्ड खोलने को कहा। उसने फोन खोला तो देखा कि उसके फोन में 3 बजे कोई भी कॉल नहीं आया था। ये देखकर हम सब बहुत चौंक गए। हमने इस बारे में आज तक किसी को कुछ नहीं बताया है। कुणाल कुछ दिनों में ही ठीक हो गया था, पर आज भी वो अकेले रात को बाइक नहीं चला पाता। उसकी अब शादी हो चुकी है। आज भी हम साथ बैठकर जब उस बारे में बात करते हैं तो दिल कांप उठता है। मेरा नाम नीरज है और मैं महाराष्ट्र से नागपुर का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरी लाइफ की सबसे बड़ी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। वो दिन याद कर आज भी मेरी रूह कांप उठती है। उस दिन मैंने जाना कि डर क्या होता है। वैसे तो मेरा बचपन बहुत तकलीफों से गुजरा है। गरीब परिवार का होने की वजह से मैं ठीक से पढ़ाई नहीं कर सका। ऊपर से परिवार का बोझ था तो पढ़ाई को बीच में ही छोड़ना पड़ा। तो इसलिए उस वक्त जो जॉब मिलती थी वो मैं कर लेता था। छोटे मोटे काम करते करते मैं बड़ा हो गया और फिर मैंने किसी अच्छी जगह जॉब ढूंढना शुरू किया जहाँ काम अच्छा हो, सैलरी अच्छी हो। तो एक दिन मुझे मेरे एक दोस्त ने जॉब ऑफर की जो कि नागपुर की ही एक फैक्ट्री में थी। पैसे भी अच्छे खासे मिल रहे थे। तो मेरे दोस्त के कहने के मुताबिक मैं दूसरे ही दिन फैक्ट्री में इंटरव्यू के लिए चला गया। इंटरव्यू भी अच्छा हुआ, पर कंपनी के मैनेजर की बस एक शर्त थी कि मुझे पहले एक दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी और दूसरे ही दिन मुझे नाइट शिफ्ट करनी पड़ेगी और 1 हफ्ता नाइट शिफ्ट करने के बाद ही मेरी पेमेंट बढ़ा दी जाएगी। अब पगार भी अच्छी थी और सिर्फ 1 हफ्ते में ही मेरी पगार बढ़ने वाली थी। तो मैं बहुत खुश था। ऐसी नौकरी कौन नहीं चाहता। तो मैंने भी बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दिया। तब मैं फैक्ट्री से बाहर आया और मैंने मेरे दोस्त को नौकरी की खुशखबर बताई। पर जब मैंने उसे कहा कि मुझे 1 दिन की ट्रेनिंग और उसके अगले ही दिन नाइट शिफ्ट करनी है तो ये बात सुनकर उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसने मुझसे कहा कि तू मैनेजर को ना बोल दे। मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों।
इतनी अच्छी नौकरी है, इतनी अच्छी सैलरी है, तो फिर मैं ना क्यों बोलूं? पर उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कहा कि मैं कह रहा हूँ ना, तू ये नौकरी नहीं कर सकता। यहाँ बहुत अजीब अजीब घटनाएं हुई है, बहुत से लोगों की जान भी जा चुकी है। मुझे लगा कि शायद पहले ही हफ्ते में मुझे उससे दुगनी सैलरी मिल रही है, तो शायद मेरी तरक्की देख वो जल रहा होगा। तो मैंने उसे चिढ़कर कहा, तो मेरी तरक्की देखकर जल रहा है ना? उसे मेरी वो बात बहुत बुरी लगी और शायद मेरी वो बात सुनकर वो भी गुस्सा हो गया और जाते जाते उसने इतना ही कहा, जान प्यारी है तो नौकरी छोड़ दे, और वो वहां से चला गया। तब मेरा दोस्त पैकिंग और सप्लाई के सेक्शन में काम करता था और मेरा काम प्रोडक्शन सेक्शन में था। और मैंने सोचा कि वैसे भी वो मेरे सेक्शन में काम नहीं करने वाला, तो उसे कहाँ पता चलने वाला है। जब पता चलेगा तो देख लूंगा। और मैं चुपचाप दूसरे ही दिन फैक्ट्री में चला गया। एक दिन की ट्रेनिंग ली और घर वापस आया। दूसरे दिन मुझे जैसे बताया था वैसे ही मैं नाइट शिफ्ट के लिए फैक्ट्री में पहुंच गया। मेरी शिफ्ट रात को 11 बजे शुरू होने वाली थी, इसलिए मैं आराम से खाना गिना खा के नौकरी पे चला गया। मेरे वहां जाने से कुछ देर पहले ही कुछ लोग जो फैक्ट्री में थे वो भी घर चले गए थे। वॉचमैन था, पर वो भी मेन फैक्ट्री से काफी दूरी पर था। मैंने अंदर जाते हुए उससे पूछा कि फैक्ट्री में कौन कौन है, तो उसने कहा कि कोई नहीं है, फैक्ट्री तो बंद है। तो मैंने फिर कहा, फैक्ट्री बंद है तो मुझे फैक्ट्री में क्या काम करना है? उसने इधर उधर देखते हुए कहा, नाइट शिफ्ट में यही काम है, इस फैक्ट्री में बस तुम्हें रात गुजारनी है। मैं उसकी बात को समझ नहीं पाया। मैंने फिर उससे पूछा, मतलब? पर उसने मेरी बात का सही जवाब नहीं दिया और कहा कि बड़े साहब ने बताने से मना किया है, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। और ऐसा कहकर उसने फैक्ट्री की चाबी मेरे हाथ में थमा दी और वो भी वहां से चला गया। शायद मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि यहाँ कुछ तो गलत है, लेकिन फिर भी मैं मेन गेट से होते हुए अंदर चला गया। मेन गेट से कुछ 5 मिनट की दूरी पर फैक्ट्री का दूसरा गेट था। मैंने बाहर से फैक्ट्री को देखा तो सब ठीक लग रहा था, पर फिर भी मुझे चिंता इस बात की थी कि मुझे फैक्ट्री के अंदर जाकर आखिर करना क्या है, मतलब मेरा काम क्या है, और अगर काम कुछ नहीं है तो मुझे इतनी ज्यादा सैलरी क्यों देने को राजी है। पर फिर भी मैं उस फैक्ट्री का गेट खोलकर फैक्ट्री के अंदर चला गया और गेट को अंदर से बंद कर लिया। फैक्ट्री का जो मेन पावर सप्लाई का स्विच था उसे चालू कर दिया और फिर बस बैठा रहा। मैं बस ये सोच रहा था कि आखिर मुझे यहाँ करना क्या है। मुझे तो ठीक से मशीन को चलाना भी नहीं सिखाया और ना ही कोई यहाँ मेरे साथ काम करने के लिए है। मुझे अकेले क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है, मतलब मुझे मेरे कानों के पास किसी की सांसों की आवाज जैसा कुछ महसूस हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा पर पीछे कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद फैक्ट्री में चूहे वगैरह होंगे और मैंने फैक्ट्री में लगी बड़ी सी घड़ी की ओर देखा तो घड़ी में 11:40 हो चुके थे। फिर मैं बस सोच ही रहा था कि क्या करूं कि तभी मुझे सामने ऑयलिंग का सामान दिखाई दिया। मैंने सोचा कि काम तो कुछ करना नहीं है, तो जितनी हो सके उतनी मशीनें साफ कर देता हूँ और उन्हें ऑयलिंग भी कर देता हूँ। लेकिन फिर सोचा कि इससे पहले मैं जहाँ काम करने वाला हूँ उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ठीक से जरा देख लूं। और फिर मैंने अपनी सेफ्टी यूनिफॉर्म पहनी और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में यहाँ वहाँ घूमने लगा। बड़ी बड़ी मशीनें थी, लोहे के अलग अलग आकार बनाने वाली मशीन। पर जब मैं उन बड़ी बड़ी मशीनों को देखते हुए आगे बढ़ रहा था तो मुझे लगा कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है। मेरे साथ साथ ही कदम दर कदम वो मेरे पीछे आ रहा है। मैंने फिर दाएं बाएं देखा, पीछे देखा, पर कहीं कुछ नहीं था। मैं कुछ देर वहीं रुका रहा। असल में मैं ये सोच रहा था, जब से मैं यहाँ आया हूँ सब अजीब तो हो रहा है। बिना एक्सपीरियंस की अच्छी जॉब, बड़ी सैलरी और ऊपर से कोई काम भी नहीं। इन सब के पीछे जरूर कोई भयानक कारण होगा। मैंने घड़ी में देखा तो 12:15 हो रहे थे और तभी अचानक फैक्ट्री का पावर सिस्टम बंद हो गया। सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया। मैं टॉर्च लेना भूल ही गया था जो कि फैक्ट्री के टूल बॉक्स में थी। मैं लड़खड़ाते हुए टूल बॉक्स को ढूंढ ही रहा था कि मुझे फिर से किसी के होने का एहसास हुआ। वो मेरे ही पीछे था। तो फिर मैं थोड़ा तेज चलने लगा और फैक्ट्री में बहुत सी चीजें थी जिनसे मैं बार बार टकरा रहा था। हालांकि मेरे हाथ पांव अब कांपने लगे थे। मेरे पीछे कुछ तो था। मैं आगे जा ही रहा था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। कौन है, कौन है? उस हाथ से मुझे झटका सा लगा और मैं नीचे गिर गया। मैं अपने हाथों के बल अपने आप को पीछे घसीटते हुए ले जा रहा था। उठना चाहता तो था पर डर लग रहा था। तभी मेरे हाथों में टूल बॉक्स लग गया।
मैंने फट से उसे खोलकर टॉर्च निकालकर टॉर्च को ऑन किया, पर मेरे पीछे वहां कोई भी नहीं था। मेरे होंठ भी कांपने लगे थे। मैंने फिर से एक बार टॉर्च की रोशनी में अपनी नजर इधर उधर घुमाई, पर कहीं कुछ भी नहीं था। मैं अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था कि तभी मुझे मेरे कानों के पास एक आवाज सुनाई दी, और मैं झट से खड़ा हो गया। तभी अचानक पीछे एक मशीन का पहिया घूमने लगा। एक पल के लिए मेरी हालत पतली हो गई, मेरी धड़कन तेज हो गई और मैं चिल्लाया, कौन है? कौन है वहां? देखो, मजाक मत करो, मेरा आज पहला दिन है, मुझे हमला करने पर मजबूर मत करो। लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। सबसे अजीब बात यह थी कि फैक्ट्री की बिजली चली गई थी, तो फिर मशीन अपने आप कैसे चालू हो गया? अब मेरा शक यकीन में बदल रहा था। यहाँ सच में कुछ तो गड़बड़ है, और इसीलिए ये सब हो रहा है। ये नौकरी, ये बड़ी सैलरी, ये सब एक जाल है। मैं फुर्ती से फैक्ट्री का गेट खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन पता नहीं क्यों गेट खुल ही नहीं रहा था। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मेरे आसपास गर्म हवाएं चलने लगी है। सच कहूं तो उस वक्त मुझे रोना आ रहा था कि काश मैं मेरे दोस्त की बात सुन लेता। शायद वो मुझे यही बताना चाहता था कि इस फैक्ट्री में कोई भूत प्रेत वगैरह है। बहुत कोशिश करने पर भी फैक्ट्री का गेट नहीं खुला, तो मैं हिम्मत करके फायर एग्जिट को ढूंढने लगा, और फायर एग्जिट का गेट दिखते ही मैं उस दरवाजे की ओर भागा। मैं बस किसी तरह उस फैक्ट्री से बाहर निकलना चाहता था। फायर एग्जिट भी खुल नहीं रहा था। शायद मैनेजर ने जानबूझकर फायर एग्जिट को भी बाहर से बंद कर दिया था। अचानक मेरी नजर पास के फायर एग्जिट के बॉक्स में पड़े एक कुल्हाड़ी पर गई। मैं उसे उठाकर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगा, पर जब मैं ऐसा कर रहा था तो एक बहुत अजीब घटना हुई। मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर पीछे की ओर खींचने लगा है, जैसे कोई अदृश्य रूह, अदृश्य ताकत मुझे अंधेरे में घसीटना चाहती हो। धीरे धीरे मुझे ये एहसास हो रहा था कि मौत अब करीब है। डर के मारे मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था। वॉचमैन को आवाज दिया जा रहा था, पर मुझे बचाने के लिए वहां कोई भी नहीं था। वॉचमैन भी अब तक घर पहुंच गया होगा। मुझे बार बार मेरे घर वालों का ध्यान आ रहा था। डर भगाने के लिए मैंने जोर जोर से बड़बड़ाना शुरू किया। मेरा ऐसा करने पर वहां का माहौल और खराब हो गया। तभी मेरी नजर बिजली के स्विच बॉक्स पर गई। स्विच बॉक्स भी फायर एग्जिट के पास ही था। मैं वहां बिजली शुरू करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि मुझे वहां पर एक गंजा मुंड नजर आया। उसका चेहरा साफ नहीं था। मैंने थोड़ा और साइड होकर उसे देखा तो मेरी चीख ही निकल गई। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थी, और उसके आसपास घना काला धुआं निकल रहा था, जैसे वो जल रहा हो। वो देख मैं फिर एक बार जोर जोर से फैक्ट्री का वो एग्जिट गेट खोलने की नाकाम कोशिश करने लगा। तभी मेरे पास जो टॉर्च थी वो भी अचानक बंद पड़ गई। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस घोर अंधेरे में मैं पागलों की तरह बस चीखें मार रहा था। कुछ ही देर में मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैं उसी जगह घुटनों पर बैठ गया। मेरी सांस उखड़ रही थी। शायद मैं आने वाली भयानक मौत के लिए मन ही मन तैयार हो रहा था। मेरी हालत अधमरी से हो गई थी, पर तब मुझे महसूस हुआ कि एक फौलादी पंजे ने मुझे खींचना शुरू किया है। उस भयानक रूह की घटिया गंध को याद कर मुझे आज भी उबकी आ जाती है। वो गंध जैसे किसी जले हुए, किसी सड़े गले मांस जैसी थी। कुछ देर बाद महसूस हुआ कि बहुत सारी परछाइयां मेरे आसपास घूम रही है, मेरे शरीर के चक्कर काट रही है, और उसकी एक परछाई की आवाज मुझे साफ साफ सुनाई दे रही है। धीरे धीरे वो आवाज तेज होने लगी। मैं अधमरी हालत में होने की वजह से मेरी नजर भी धुंधली हो गई थी। मुझे कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था। मेरे सामने वही बिना आंखों वाली गुस्सेल मुंड परछाई थी, और उसके आसपास बहुत सारी काली डरावनी परछाइयां भी थी। अचानक उसने अपना गर्म खोलता हुआ पंजा मेरी तरफ बढ़ाया और मुझे जोर से फैक्ट्री के अंदर खींचना शुरू किया। उस वजह से मेरे पेट पर बहुत से लोहे के काटने के घाव पड़ गए। मेरे बदन से खून बहने लगा, और उस वजह से कुछ ही देर में मैं बेहोश हो गया। सुबह जब मुझे थोड़ा सा होश आया तो मैंने देखा कि मैं फैक्ट्री के बाहर पड़ा हुआ था। मेरे कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर बहुत सारे घाव बने हुए थे, उनसे निकला हुआ खून सूख चुका था। धूप से मेरा बदन जल रहा था। मैं अपना हाथ पैर भी हिला नहीं पा रहा था। किसी तरह मैं अपने आप को घसीटते हुए एक पेड़ के नीचे छांव में ले गया, और शायद फिर से मैं बेहोश हो गया। जब मुझे फिर से होश आया तो मैं फैक्ट्री के ही अस्पताल में था। सुबह के शिफ्ट वाले कारीगर आए तो वो मुझे अस्पताल ले गए। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि माइनर हार्ट अटैक हुआ है। उस वक्त मेरा वो दोस्त भी मेरे पास खड़ा था।
डॉक्टर के जाते ही वो मेरे पास आकर बैठ गया। मैंने कहा था ना तुमसे, और तुम्हें लगा कि मैं तुमसे जल रहा हूँ। तुम्हें कुछ हो जाता तो घर को कौन देखता? कहीं मर वर जाते हैं तो मैनेजर बोल देता कि एक्सीडेंटल डेथ है और तुम्हारे परिवार को भी कुछ नहीं मिलता। पर अच्छा हुआ कि तुम बच गए। तो मैंने अपने दोस्त से माफी मांगी और फिर उससे पूछा कि वहां आखिर हुआ क्या था। तो उसने बताया कि मुझे भी पता नहीं, मैंने भी बस सुना है। वो जो जमीन है वहाँ पहले कब्रिस्तान हुआ करता था। इस फैक्ट्री के मालिक ने उस जमीन को सस्ते दाम पर खरीदकर उसी जगह पर फैक्ट्री को खड़ा कर दिया है। अब मालिक ने उनकी जमीन पर कब्जा जो कर लिया है, तो दिन भर तो कुछ महसूस नहीं होता, पर रात होने पर भूत प्रेत गुस्से आत्माएं अपना गुस्सा जाहिर करती है। अब ये सच है या झूठ पता नहीं, क्योंकि मैंने तो कभी नाइट शिफ्ट नहीं की है, पर अब तुम्हें जरूर पता होगा। और मेरे दोस्त के ऐसे कहते ही मुझे मेरी आंखों के सामने वो रात वाले काले डरावने साए नजर आने लगे और फिर एक बार मेरा बदन कांप उठा।